One time again, Aki Chaudhary in front of you, and today I am going to teach you about the end of the chapter. मतलब ये कि आज मैं आपको क्लास 9th का चैप्टर सेकंड का एंड ऑफ द चैप्टर के बचे हुए क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। 1 से लेके 7 तक के क्वेश्चंस हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अब आज पार्ट 2 में मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा आपको 8वां क्वेश्चन, और अभी तक आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर सारे लिंक देख सकते हो, वहां पर आपको सारी वीडियो के डायरेक्ट लिंक मिल जाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या आता है 8वां, यदि किसी केल्विन द्रव का तापमान केल्विन इकाइयों में x, मतलब केल्विन को x बोला गया है और फॉरेनहाइट इकाइयों में y, मतलब फॉरेनहाइट को y कहा गया के रूप में मापा जाता है, k को x में मापा जाता है और f को y के रूप में मापा जा सकता है। तो तापमान मापने के लिए इन दोनों प्रणालियों के बीच संबंध एक रैखिक समीकरण हमें गिवन है भाई। रैखिक समीकरण हमें गिवन है, द्वारा दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है, यदि द्रव का तापमान 373 के हो तो उसका तापमान फॉरेनहाइट में ज्ञात करो। अब के क्या है हमारा, के हमारा x है, फॉरेनहाइट हमारा क्या है, y है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं x का मान पुट कर दूंगा तो मतलब केल्विन की वैल्यू पुट हो जाएगी और y निकल जाएगा, मतलब फॉरेनहाइट निकल जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें केल्विन की वैल्यू पुट करके फॉरेनहाइट निकालना है। और नेक्स्ट वाले में क्या है, यदि तापमान फॉरेनहाइट, इस पर हमें y पता है और केल्विन पता करना है, मतलब x फाइंड करना है। अगर मैं फॉरेनहाइट का वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास केल्विन की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए देखते हैं हम। तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये है, और सवाल कह रहा है k का मतलब x, जो कि है हमारा 313, और समीकरण जो हमें गिवन है वो कुछ ऐसी है। उठा लेते हैं हम इसको, यहाँ पे रख देते हैं 9/5 x माइनस में 273 प्लस 32। तो y निकालना है हमें 9/5, और x की वैल्यू तो केल्विन हमें पता है 313। याद रखना बच्चे, x का मतलब केल्विन है, जो कि सवाल ने पहले ही बोल रखा है हमको, और मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है x का मतलब केल्विन और y का मतलब फ़ारेनहाइट। ठीक है, प्लस में 32, इसको ऐड करेंगे 9/5, तो 13 में से 273 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, प्लस में 32 है। फाइनल हमारा y का मान आ जाएगा 9 अट्ठे 72 प्लस में 32, 9 अट्ठे 72 प्लस में 32, 4 3 10, मतलब 104 आ जाएगा y। तो हमारा फॉरेनहाइट कितना आ गया, मतलब हमारा f कितना आ गया, 104 डिग्री आ गया भाई। ठीक है, तो हमने फॉरेनहाइट ज्ञात कर लिया है। सिंपल सा है, जहां पर x की वैल्यू पुट करनी है मतलब केल्विन का मान रखेंगे, जहां पर y की वैल्यू पुट करनी है मतलब फॉरेनहाइट का मान रखेंगे। इसका सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में हमारे पास फॉरेनहाइट पता है, मतलब y पता है हमें, मतलब फॉरेनहाइट जो है हमारा f वो y है, y कितना है 158 डिग्री सेल्सियस डिग्री। तो y का मान हम यहाँ पे पुट करेंगे 158, यहाँ पे y रखा, फिर है 9/5 x माइनस में 273 प्लस का 32। इस प्लस के 32 को पहले यहाँ पर ले आएंगे हम, माइनस का हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 9/5 x माइनस में 273, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 8 में से 2 गया 6, 15 में से 3 गया 12, 126 आ जाएगा माय डियर। अब 126 है, ये जो 9/5 है ये उल्टा हो जाएगा 5/9, यहाँ बच जाएगा x माइनस में 273, 9 से कट रहा है, 9 एकम 9, 3 गया 9 चौक 36, ध्यान रखना 9 12 था, 9 एकम 9, 3 बच गया, 3 इधर गया, 9 चौक 36, 14 पंजे 70, x 273 इक्वल टू में आ जाएगा 70। 70 कैसे आया, 14 पंजे 70, x को यहीं रखेंगे, 70 प्लस में 273 वहां जाके प्लस हो जाएगा, इसको ऐड कर देंगे, 3 7 7 14, आंसर गया 1 और 3, 343 आंसर। x क्या था हमारा, केल्विन था, तो केल्विन की वैल्यू आ गई 343। तो इस तरीके से हमें आंसर निकालना है। अब हम देखेंगे 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी वस्तु द्वारा नियत बल के प्रभाव में किया गया कार्य उस बल तथा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखो गुणनफल के बराबर होता है, मतलब
नियत बल, नियत बल को हम बोलते हैं फोर्स, के प्रभाव में किया गया कार्य, कार्य को बोलते हैं डब्ल्यू। उस बल, बल को हम फोर्स बोलते हैं, तथा बल की दिशा में, दिशा को बोलते हैं डी, डी मतलब दिशा। तो यहाँ पर हमारे पास जो कार्य का फॉर्मूला होता है उसने बोल रखा है बल तथा में बल की दिशा, बल कितना है हमारा F गुणा में बल की दिशा D में तय की गई दूरी के गुणनफल के बराबर है। तो अगर आप साइंस में आपने पढ़ा है तो W का मान हमेशा वर्ग का मान फोर्स इंटू में विस्थापन मतलब डिस्टेंस होता है, तो वो इसने पहले बोल भी दिया है, तो हमें फॉर्मूला सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने पहले बता दिया है कि मतलब फोर्स और डी का गुणनफल होता है W। चलो ठीक है, लिख दिया हमने। इसे दो चरों W और D दूरी में रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है, तथा नियत बल को 3 इकाइयां मानकर उसका ग्राफ बनाइए। 3 इकाइयों को मानकर उसका ग्राफ बनाना है। नियत बल, तो नियत बल मतलब F को हमें 3 इकाइयां पुट करना है और एक W के संबंध में हमें एक समीकरण मतलब एक बहुपद बनाना है, फिर ग्राफ बनाना है। तो जब तय की गई दूरी 2 इकाइयां हो तब किया गया कार्य ज्ञात करना है। जब 2 इकाइयां होगी तो फिर हमें बताना है कि कार्य क्या होगा। फिर लास्ट में ग्राफ पर बिंदु अंकित करके इसकी पुष्टि कीजिए, तो ग्राफ पर दिखा के फिर उसकी पुष्टि करनी है। तो काफी सारी चीजें इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम। सबसे पहले सवाल लेकर है कि कार्य हमारा W है, दूरी हमारा D है, मान लिया किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है किया गया कार्य मतलब नियत बल गुना में बल की दिशा में की गई दूरी जो कि W के बराबर में F इंटू डी बनेगा, ठीक है। अब सवाल ने दिया नियत बल 3 है, ठीक है, तो नियत बल हमें ऑलरेडी क्या दे रखा है इसने, नियत बल को 3 मानकर, तो नियत बल हमारा 3 इकाइयां है। तो अगर मैं यहां पर W इक्वल टू F की वैल्यू 3 रख दो तो मेरा बन जाएगा ये W इक्वल टू में 3D बन गया। तो अब इससे मेरा ये समीकरण बन गया, ठीक है। अब मुझे इससे बनाना है एक ग्राफ, क्या बोला इसने, मानकर एक ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ खींचते भाई। अब तो इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर देखो हमें बॉक्स बनाना पड़ेगा ग्राफ बनाने के लिए, कोई सी भी 2 वैल्यू पुट कर देते हैं हम, यहाँ पे रख देते हैं हम D, यहाँ रख देते हैं हम W। D मतलब X है और W मतलब Y है, याद रखना बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं D का मान रख रहा हूँ 0, तो W का मान आ जाएगा 3 गुना में 0, W का मान आ गया मेरा 0, D का मान रखा 0 तो W का मान भी 0, दोनों 0 0। D का मान मैंने रख दिया 1, अगर मैं D का मान 1 रख दूं 3 गुना में 1 तो मेरा आ जाएगा 3, तो ये मेरा आ गया 3, ठीक है। तो 0 0 1 3 याद रखना आप, ठीक है। तो यहाँ मेरा D है, D को मतलब X बोलेंगे, W को Y बोलेंगे, 0 0 रखा और 1 और 3 आया, ठीक है, 1 और 3 आया। अब मुझे इससे बनाना है ग्राफ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। तो ये 1 है 2 3। अब देखेंगे बच्चे 0 पे 0 है, तो 0 पे 0 चाहिए हमें, तो पहला हमें यहाँ मिल जाएगा, दूसरा में 1 पे 3 चाहिए तो x का 1 और y का 3 मेरा यहाँ मिल जाएगा। दोनों को मैं दोनों पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि मेरा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बन के हो गया रेडी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पॉइंट भी लिख सकते हैं, ये हमारा 0 0 है और ये हमारा 1 3 है, ठीक है। तो हमारा ग्राफ हो गया रेडी। अब हमें करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहा है ये, जब तय की गई दूरी 2 इकाइयां हो तब किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब 2 इकाइयां हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। अब 2 इकाइयां हैं, जब दूरी 2 इकाई हो तो फिर W क्या होगा, ये कितना था हमारा एक समीकरण 3D था, तो W 3D का मान 2 3 दूनी 6 और ये W, तो 2 पे 6 आया भाई। अब तुम्हें क्या करना है, हमने निकाल लिया कि भैया जब हमारा दूरी 6 इकाइयां होंगी तो वर्क हमारा 6 यूनिट का होगा, ठीक है, 6 यूनिट है हमारा। अब इसने एक बात और कही है बच्चे, ग्राफ पर बिंदु अंकित करके इसकी पुष्टि करो। अब ग्राफ पर इसकी पुष्टि करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ से एक पॉइंट खींचना पड़ेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये इसको काटेगा कहाँ पे, यहाँ पे काटेगा और यहाँ हमें क्या मिलेगा 4 5 और ये मिलेगा हमें 6,
तो 6 पे ही काटेगा, ये बात याद रखना। ये 2, जहां पर ये लाइन आगे बढ़ेगी यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर जो हमें पॉइंट मिलेगा वो 2 और 6 होगा, कंफर्म है। ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, ये हो गया 6। तो ये 2 और 6 में मिलेगा। आप जब ग्राफ पेज पर ग्राफ बनाओगे तो वहां पर आपको ये 2 और ये जो हमने 2 से मिलाया है इसको ऊपर, ये पक्का 6 पर काटेगा। अगर ये 6 पर काटा तो फिर हमारी पुष्टि हो गई कि जो हमने बनाया है, अंकित करके इसकी पुष्टि कीजिए। तो हम पुष्टि हो गई कि हमने मतलब जो बनाया था 2 पर 6 वो कट रहा है, जो हमारा ग्राफ बनाया है वो बिल्कुल सही जगह पर 2.6 पर भी कट रहा है। हो गई पुष्टि। ठीक है, तो आपको वहां पर शो करके दिखाना है। ग्राफ पर आपको ये अच्छी तरह से ग्राफ का यूज करना है बच्चे, ठीक है, तभी जाके आपको समझ में आएगा। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। रेखीय बहुपद पीएक्स का ग्राफ बिंदु 1, 5 और 3, 11 से गुजरता है। मतलब कोई पीएक्स है जो 1, 5 और 3, 11 से होकर गुजर रहा है। मतलब जो ग्राफ बनेगा तो कोई 2 पॉइंट होंगे, 1, 5 और 3, 11, वो दोनों पॉइंट से वो होकर गुजर रहा है। मतलब 1, 5 से और 3, 11 से होकर गुजर रहा है। ठीक है, पीएक्स जो है बहुपद पीएक्स ज्ञात करना है, वह निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पीएक्स ग्राफ अक्ष को काटता है। अब ये जो पीएक्स है ये एक्स अक्ष को भी काट रहा है और वाई अक्ष को भी काट रहा है। हमें ये पॉइंट भी बताना है कि वो एक्स अक्ष को और वाई अक्ष को कहां काटता है। ठीक है, पीएक्स का ग्राफ बनाकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पीएक्स का ग्राफ बनाकर अपनी पुष्टि भी करनी है, तो ये लास्ट में करना है। सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है हम बिना ग्राफ बनाए भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखेंगे फर्स्ट में क्या कहता है, बहुपद पीएक्स ज्ञात करो। पीएक्स ज्ञात करना है। एक रेखिक बहुपद का सामान्य रूप जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पी एक्स ए एक्स प्लस में बी। आपको एक चीज याद रखनी है कि ये एक्स और वाई होते हैं ग्राफ पे, तो हमेशा हमारे ग्राफ पे हमेशा एक्स और वाई होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ एक्स है तो वाई कहाँ है। तो वाई हमेशा याद रखोगे बच्चों, वाई हमेशा ही पी एक्स होता है। मतलब जो आगे वाला कंडीशन है पी एक्स, ये हमारी वाई की वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू आती है। तो y इक्वल टू पी एक्स ही, मतलब पी एक्स ही हमारा y होता है। ठीक है, याद रखना। क्योंकि बहुपद का ग्राफ 1, 5 और 3, 11 होकर गुजरता है, तो ये हमारा एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको इस बार हम y पुट कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पी एक्स हमारा y होता है। ठीक है, तो y ए एक्स प्लस में b है। हम क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 5 है। पुट करके देखते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 5 a, x की वैल्यू 1 प्लस में b, और ये हो जाएगा हमारा a बन जा a प्लस में b, ये हो गया 5। तो हमारा एक बहुपद तो बन गया a और b के रूप में। सेकंड में क्या है, y हमारा a x प्लस में b है, और x की वैल्यू हमारे पास 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 11 है। तो 11 रख देंगे यहाँ पे, और a x की जगह पे 3 प्लस में b, ये हो जाएगा 3x प्लस में b इक्वल टू में 11। ये बन गया हमारा दूसरा बहुपद। इस तरीके से हमारा 2 इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें जो है ना, हमें यहाँ पर रेखिक बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बहुपद ज्ञात करना है। और बहुपद ज्ञात करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पर ए और बी नहीं होना चाहिए। जो हमारे बचेगा, मतलब ए और बी की वैल्यू अगर यहाँ पुट कर देंगे तो ये हमारा बहुपद बन जाएगा। तो ए और बी की पुट करके बहुपद जो होता है वो एक्स वाई में होता है। ठीक है, तो हमें बहुपद निकालना है एक्स वाई में। अगर मैं यहाँ पर ए और बी की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये बन जाएगा मेरा बहुपद। तो उसके लिए मुझे ए और बी का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको मान लेते समीकरण 1, इसे मान लेते समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बड़ा वाला समीकरण 2 है तो हम लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 3a प्लस बी, बी माइनस में a प्लस बी, और 11 माइनस में 5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड वाले में से लेफ्ट हैंड को घटाएंगे, राइट हैंड वाले में से राइट हैंड को घटाएंगे। अब मैंने घटाना है इसलिए इसको ब्रैकेट में रखा है, ब्रैकेट खोलूंगा तो साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ये प्लस वाला भी माइनस का हो जाएगा। 11 में से 5 गया 6, 3a में से a के जाएगा तो 2a बचेगा, b से b कट जाएगा, 6, a का मान आ जाएगा मेरा 6 डिवाइड बाय 2 कट जाएगा 3, और a का मान आ गया 3। अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपकी मर्जी, आप 1 में रखो या 2 में रखो, मैं 1 में रख रहा हूं। a प्लस बी है, a प्लस बी इक्वल टू 5 है, a का मान मेरे पास 3 है, प्लस b इक्वल टू 5, और b का मान मेरे पास आ गया 2।
तो ए का मान और बी का मान मुझे पता चल चुका है, तो मेरा बहुपद क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा मेरा, ये मेरा y था, y की फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, बहुपद क्या था मेरा, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो बहुपद मेरा y इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी है, y का मान मेरे पास हम निकालेंगे y इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में b की वैल्यू आई है 2, तो ये मेरा हो गया बहुपद, ठीक है, 3x प्लस 2। अब देखेंगे नेक्स्ट की तरफ, अक्षों को काटने वाले निर्देशांक बताने हैं हमें, ठीक है। तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो बहुपद हमारा आया है इसी का ही बताना है, तो बहुपद तो हमने बना लिया है, तो अब सीधा इस बहुपद को लेकर हम सेकंड वाले में इसका यूज करेंगे। तो y की वैल्यू क्या आई है मेरे पास, y इक्वल टू 3x प्लस का 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पर याद रखना है, अब हमें निकालना है अक्षों को काटने वाले निर्देशांक, मतलब जो ग्राफ बनेगा तो ये इसको काटता है, ये x अक्ष को कहाँ काटेगा, y अक्ष को कहाँ काटेगा। तो आपको एक बात याद रखनी है, जब x अक्ष को काटेगा, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा रखा है कि जब x अक्ष पे काटेगा तो y इस कंडीशन में होगा 0 और x तो x कुछ भी नंबर होगा, और इस कंडीशन में x होगा 0 और y कोई ना कोई नंबर होगा, तो x अक्ष का कटान बिंदु क्या हो जाएगा, y 0 होगा, ठीक है। y 0 पुट करना है मुझे, अब मैं y इक्वल टू 3x प्लस में 2 है, तो y की जगह मैं रख दूंगा 0, 3x प्लस में 2 को ले जाऊंगा इधर, तो 0 की जगह पर आ जाएगा माइनस का 2, x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। तो इस कंडीशन में -2/3 और ये y का वैल्यू 0, तो इसका जो कटान बिंदु है वो है -2/3 और 0, इसको बोलेंगे निर्देशांक। तो ये हमारा निर्देशांक आ गया x अक्ष पर। अब y अक्ष पर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x तो 0 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पर x 0 होता है। क्या क्या, मैंने फिर से सुन लो कि जब हमें x अक्ष पे निकालना हो तो y 0 पुट करना है, और जब हमें y अक्ष पर निकालना हो, y अक्ष की वैल्यू निर्देशांक निकालने हो तो x 0 होता है। तो यहाँ पर मैं x की वैल्यू 0 रख दूंगा, तो y की वैल्यू मेरी आ जाएगी 0 बच गया 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई, तो निर्देशांक मेरे क्या हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे मेरे 0 और 2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, x को यहाँ काटेगा इस पॉइंट पे और y को काटेगा 0 और 2 पे, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं इसका, तो नेक्स्ट में क्या, ग्राफ का विवरण और सत्यापन। अब हमें क्या, जो हमने वैल्यूज बनाई है उसको हमें चेक करना है कि वो सही है या गलत है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो ये ग्राफ जो इस पर हम डब्बा बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, इस पर हमें इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दो चीजें उसने हमने पहले गिवन दे रखी है, x और y की वैल्यू देखो कि 1 5 और 3 11 ऑलरेडी गिवन थे हमें। इस px जो लाइन हमारी बनी थी ग्राफ पर, वो 1 5 और 3 11 से जा रही थी, तो 2 पॉइंट तो हमें गिवन है, 1 5 और 3 11, और 0 2 के लिए अभी अभी मैंने निकाला था, 0 2 भी निकाल रखा है और -3 0 भी निकाल रखा है। तो या तो अब ये इससे चेक कर लो या उससे चेक कर लो, ये थोड़ा बटे में दिख रहा है इसलिए मैं इसको नहीं रख रहा हूं, मैं इसको रख रहा हूं, ठीक है। अगर ये तीनों पॉइंट से मेरा ग्राफ सीधी रेखा में बन गया, ठीक है, अगर सीधी रेखा में बन गया तो मेरा ग्राफ सही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है मेरे ग्राफ में, ठीक है। और अगर मेरा नहीं हुआ तो इसका, अगर ये सीधी लाइन नहीं बनी तो इसका मतलब हमारे सवाल में गलती है, हमने कुछ गलत किया है, ठीक है। तो चेक करते हैं हमारा कैसा आता है आंसर। सारे नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा x है और ये हमारा y है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, पहले 1 और 5, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, तो ये रही 1 और 5, ठीक है। दूसरा है 3 और 11, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 11, ये रही, और तीसरा है 0 2, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू प्लस का 2, ये रही। अगर ये सीधी लाइन बन गई तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ही सही है, अदरवाइज गलत है, ठीक है। तो ये रखा मैंने यहाँ पे, और ये सीधी रेखा बन रही है भाई, तो ये बन रही है बिल्कुल ही सीधी रेखा, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बिल्कुल ही सही है, ठीक है, डन। तो ये भी हमारा हो गया पूरा। अब चलते हैं 11th क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, मान लीजिए px इतना है और qx इतना है, तो यहां पर याद रखना ये हमारा जो है स्लोप है, मतलब ढलान, और ये हमारा इंटरसेप्ट है, मतलब अवरोध, ठीक है, इंटरसेप्ट।
और यहाँ पर ये हमारा स्लोप है और ये हमारा इंटरसेप्ट है। स्लोप मतलब होता है ढाल या ढलान और इंटरसेप्ट मतलब होता है अवरोध। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, बस दो अलग अलग हमारे पास बहुपद है, इसलिए दो अलग अलग ही स्लोप हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर P 0 हो तो P 0 बोल रखा है इसने पहले में, तो दो रेखिक बहुपद है ऐसे कि P 0 इक्वल टू 5 है। सबसे पहले तो इस फर्स्ट वाले को हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। P 0 की मदद से क्या कहना चाहता है ये कि P हमारा जो है जो गिवन है वो कुछ ऐसा है। अगर P 0, अगर मैं P 0 रख दूं तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो P 0 मेरा आ जाएगा ओनली B। अब P 0 का मान भी पता है हमें 5, तो B हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, P 0 की वैल्यू 5 है तो 5 रख दी, तो B की वैल्यू हमें मिल चुकी है। यहाँ याद रखेंगे, क्या पता इसकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। बहुपद Px माइनस Qx है, x अक्ष को 3 जीरो पर काटता है। अब ये कह रहा है कि Px और Qx को माइनस करना है, मतलब Px और Qx को माइनस करना है। लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे तो राइट हैंड साइड भी माइनस हो जाएगा, और उस पॉइंट पे x की वैल्यू में पता है 3 और y की वैल्यू पता है 0। ठीक है, फिर हमें बाद में इसको ऐड करना है, इसको हम बाद में करते हैं, पहले सेकंड को उठाते हैं। ठीक है, तो सेकंड में मेरे पास क्या है कि Px और Qx है, Px और Qx को मुझे माइनस करना है, तो Px माइनस में Qx, अब दोनों इस तरफ भी माइनस करेंगे, Ax प्लस में B माइनस, जब माइनस का आएगा तो हमें ब्रैकेट में रखना है, Cx प्लस का D, अब ब्रैकेट खोलेंगे, Ax प्लस का B माइनस का Cx माइनस का D। अब यहाँ पर जो x वाले हैं उसको एक साथ लिख लेंगे हम, अब बिना x वाले को एक साथ लिख लेंगे। अब x वाले को कॉमन ले लेंगे, x a माइनस में c प्लस b माइनस में d। ठीक है, अब सवाल ने कहा है कि x अक्ष को 3 जीरो पे काटता है, मतलब ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो यहाँ पर जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा जीरो के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा हट जाएगा और ये पूरा जीरो के बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये मेरा जो y है वो जीरो है। अब ये पूरा का पूरा मेरा जो फंक्शन है ये y है, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक है, मतलब x हमारा 3 है और y हमारा 0 है। अब देखो, जब मैं यहाँ पे 3 की वैल्यू पुट करता हूँ, मतलब x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूँ, तो a माइनस सी प्लस b माइनस डी इक्वल टू आ गया मेरे पास 0। ठीक है, यहाँ से हमको 0 तक मिल गया, इससे आगे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसको यहीं छोड़ते हैं, इसको लेट कर लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इस पे आते हैं हम, सभी वास्तविक x के लिए px प्लस में qx, ये तीसरा पॉइंट है हमारा बच्चे। तीसरे में हमें इसने प्लस के बारे में बोल रखा है, जो कि 6x प्लस 4 है। ठीक है, 6x प्लस 4 है, तो यहाँ पर px की वैल्यू मेरे पास है ax प्लस b प्लस qx की वैल्यू है cx प्लस का d इक्वल टू 6x प्लस में 4। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, इधर भी x है उधर भी x है, जब दोनों साइड में x हो तो x वाला पोर्शन x वाले पोर्शन के बराबर होता है और बिना x वाला बिना x वाले के बराबर होता है, मतलब चर चर के बराबर होता है और अचर अचर के बराबर होता है। तो यहाँ पर ax के साथ हम cx लिख लेंगे, b प्लस में d लिख लेंगे, 6x प्लस में 4। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है, a प्लस में c b प्लस में d इक्वल टू 6x प्लस में 4। अब ये जो x वाला है चर ये इसके बराबर है, और सेकंड b प्लस में d हमारा अचर जो है वो इसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो x से x कट गया, ये बच गया a प्लस में c इक्वल टू 6। ठीक है, अब पीछे हमने जो है b की वैल्यू निकाल ली थी, फर्स्ट वाले में जब हमने p0 पुट किया था हमें b की वैल्यू मिली थी, इस b की वैल्यू को उठाओ और यहाँ पर पुट करो, जो क्वेश्चन है b यहाँ पर भी है, 3a माइनस 6 इक्वल टू b की वैल्यू 5 माइनस में d इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इसको हम बाद में लेट कर सकते हैं, जो बाद में क्या बनता है, और यहाँ पर a प्लस सी है, b की वैल्यू पता है मुझे 5 प्लस में d इक्वल टू 4, तो d की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस में 5 और d की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का 1। इस d की वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, d की वैल्यू को उठा के मैं यहाँ पुट कर दूंगा। अब d का मान रखने पर मुझे क्या मिल जाएगा, मुझको मिल जाएगा 3a माइनस सी प्लस 5
और डी का मान मेरे पास माइनस का आया, तो माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0। 3a माइनस सी, 5 और 1 6, वहां जाके माइनस का 6, ए और सी बच जाएगा मेरा यहाँ पे -6 डिवाइड बाय, ये 3 चला जाएगा 6 के नीचे, कट जाएगा 2, और a माइनस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। ये हमारी एक ही क्वेश्चन है, इसको लेट करेंगे हम अब 1, इसको लेट कर लेंगे हम 2, या फिर इसको लेट करो आप 1, क्योंकि पहले ये आया था, ये बाद में आया, तो इसको लेट करेंगे 2। अब ए और अब यहाँ से ए और सी ए और सी का मान निकाल सकते हैं, मतलब हमने डी का मान निकाल लिया है, हमने सी का मान निकाल लिया है, अब हमें ए और सी का मान निकालना है, तो इन दोनों से हम ए और सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, ए माइनस सी हमारा है -2, जो कि है क्वेश्चन 2। ए माइनस सी -2 है, और यहाँ पर ए प्लस सी इक्वल टू 6 है, ए प्लस सी इक्वल टू 6 है, ये हमारा इक्वेशन 1 है। बड़ा ये है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 ये रहा, तो a प्लस में c है, इसको घटा देंगे, इसमें से a माइनस सी है, तो आ जाएगा हमारा 6 माइनस में 2, ये माइनस का है, a प्लस में c माइनस का a प्लस में c, a से a कट्टी, बच गया 2c, यहाँ पर बच जाएगा 6 प्लस में 2, फाइनल आ जाएगा 8, c का मान आ जाएगा 4। ठीक है, c का मान आ गया 4। अब क्या करेंगे हम, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, इस बार हम 2 में रख रहे हैं, a माइनस में c इक्वल टू -2, c का मान आया हमारे पास 4, तो a 4 माइनस का 2, a यहीं रहेगा, माइनस का 2 प्लस का 4 हो जाएगा, वहां जाके आ जाएगा प्लस का 2, 4 में से 2 गया 2, प्लस का a की वैल्यू आ गई, तो a की वैल्यू 2 आई और c की वैल्यू 4 आई। ठीक है, तो a की वैल्यू 2 आई, c की वैल्यू आई है 4, d की वैल्यू आई है -1, और b की वैल्यू आई थी 5। तो सबकी वैल्यू निकाल ली है हमने। देखो, a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू -1 है, सबकी वैल्यू निकाल ली है। हमें सभी गुणांक के मान प्राप्त हो चुके हैं। दिया गया बहुपद ये था, अभी रेखी बहुपद निम्नलिखित है। तो रेखी बहुपद हमारा px था और qx था। जो px था वो था ax प्लस में b, और ये था cx प्लस में d। ठीक है, देखो बहुपद ax प्लस में b है और cx प्लस में d है। ठीक है, फाइनल में हमें क्या निकालना था, px और qx ज्ञात कीजिए, px और qx, तो px और qx ज्ञात करना था हमें थर्ड में, तो थर्ड है ये हमारा, px और qx ज्ञात करना था, तो px और qx लिख लिया। अब हमें a b c d की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, इसलिए हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करी है। समझ में आ गया क्यों करी थी। अब हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो p x, a की वैल्यू आई है 2, तो ये 2x प्लस में b की वैल्यू आई है 5, हो गया हमारा px। qx क्या हो जाएगा, c x की वैल्यू, सॉरी, c की वैल्यू आई है 4x, और d की वैल्यू आई है माइनस का 1, तो ये हो गया हमारा qx। तो फाइनली हमने px और qx दोनों निकाल लिए हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, माचिस की तिल्लियों से बने षट्भुजों के बढ़ते हुए पैटर्न के प्रभाव 3 चरणों को देखिए। तो ये भैया माचिस की तिल्ली से बनी हुई है, एक माचिस की तिल्ली, 2 3 4 5 6। अब इससे एक पैटर्न बना दिया, एक तिल्ली के सारे और तिल्लियां इकट्ठी कर दी, फिर इस एक तिल्ली के सारे इसको बनाए, इसकी एक तिल्ली के सारे इसको और बना दिया। ठीक है भाई, 3 स्टेज है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, मतलब चरण 1, चरण 2, चरण 3। ठीक है, प्रत्येक चरण में एक नया षट्भुज जोड़ा जाता है जो पिछले चरण के अंतिम षट्भुज के एक भुजा से साझा करता है। तो पिछले षट्भुज के एक भुजा से साझा हो रहा है, ये भी साझा हो रहा है, जिसमें 6 भुजाएं होती हैं उसको कहते हैं षट्भुज, इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, तो षट्भुज मतलब 6 भुजाओं वाला। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि पैटर्न के अगले 2 चरण बनाइए, इन चरणों में कितनी तिल्लियां की आवश्यकता होगी। तो अगले 2 चरण बनाने हैं, तो 2 चरण में यहां बनाता हूं बच्चे। ठीक है, मैं कर रहा हूं फर्स्ट। अब देखो यहाँ पे चरण कैसे बनेंगे, एक षट्भुज में तिल्लियां 6, दूसरी षट्भुज में तिल्लियां 5। 5 क्यों है,
क्योंकि पहले तो 1 2 3 4 5 6 थी। अब की बार जो दूसरी वाली है तो पहले वाले की है 1 2 3 4 5, तो अगली वाले में 5 लग रही है। अब यहाँ पर ये पहले वाले की है तो 1 2 3 4 5, मतलब पहले वाले में 6 होंगी और अगली वाली में 5, फिर उसकी अगली वाली में 5, फिर उसकी अगली वाली में 5, फिर उसकी अगली वाली में 5, तो हर बार 5 5 की जरूरत पड़ेगी हमें। तो 5 है तो हमें हमारे पास 2 चरण और बनाने हैं, तो पहला दूसरा तीसरा बना हुआ चौथा चरण। तो तीसरे में कितनी होगी 6 प्लस में 5, मतलब दूसरी वाले में हो जाएंगी हमारे पास 11। अब 11 में मैं क्या कर दूंगा 5 जोड़ दूंगा तो हमें 16 की जरूरत पड़ेगी तीसरे वाले में। चौथे में 16 में अब की बार 5 जोड़ दूंगा क्योंकि 16 तो 3 में खर्च हो चुकी हैं तिल्लियां, 21 हो जाएगी। फिर पांचवे में 21 प्लस में 5 हो जाएंगी ये 26। ठीक है, तो 2 चरण हमने लिख लिए। अब कंप्लीट करना है इसको, तो पहले वाले में 6 लगी है माय डियर, तो पहले वाले में 6 लगी हैं। अब इसको कंप्लीट करना है। दूसरे वाले में 6 5 11, तीसरे वाले में 11 5 16, 16 5 21, 21 5 26, ऐसे चलता जाएगा। अब यहाँ पर सोचो कि एंथ में क्या होगा, एन में। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि ये जो 11 है ये आया कैसे, ये आया 6 प्लस में 5, ये आया 6 प्लस में 2 गुणा में 5, क्योंकि एक तो फिक्स है, बाकी की 2 बॉक्स के लिए 5 5 लगेंगी। यहाँ पर भी 6 पहला फिक्स है, 4 बनाने तो बाकी 3 के लिए भी हमें 5 5 किलो की जरूरत पड़ेगी। 3 पंजे 15 और 6 21। यहाँ पर हमें क्या हो रहा है 6 प्लस में एक तो फिक्स है, बाकी के 4 के लिए हमें 5 किलो की जरूरत पड़ेगी, 6 हो जाएंगी। अब ऐसे ही देखो यहाँ पर जो ये जो 5 है तो ये एक कम है, जब ये 4 है तो ये एक कम है 3, तो ऐसे ही इसका बन जाएगा 6 गुणा में ये n एक कम हो जाएगा, मतलब 5 था तो एक कम था 4, 4 था तो एक कम था 3, ऐसे ही n में ये एक कम हो जाएगा n-1, और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि हर बार मुझे एक एक्स्ट्रा, मतलब हर बार मुझे 5 किलो की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ये एक कम इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले वाले का जो 6 है वो हर स्टेप में माइनस होता जाएगा, क्योंकि 6 जो फर्स्ट वाले में चाहिए हमें, नेक्स्ट वाले में उस 6 को काउंट नहीं करना है, वो 6 तो फिक्स है, 5 5 काउंट हो रहे हैं, तो ये हमारा बन जाएगा nth क्रम। और इसको हम ये भी बोल सकते हैं एक रेखिक, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई n-1, ये प्लस है, ठीक है। तो ये हमारा एक तरह का रेखिक बहुपद भी बन गया, क्योंकि n है पावर 1 है तो ये हमारा रेखिक बहुपद भी है। ठीक है, तो देखते हैं 2 हो गए हमारे। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या है, nवें चरण के लिए असक्त तुल्यों की असक्ता ज्ञात कीजिए। तो nवें चरण के लिए हमने निकाल लिया, 6 तो फिक्स है, एक कम हो जाएगा n-1, मल्टीप्लाई 5 किलो की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमारा हो गया n चरण के लिए। पैटर्न के 15वें चरण में कितनी तिलियां होंगी, अब 15वें चरण के लिए निकालनी है तो यहाँ पर n की जगह 15 रख देंगे हम। ठीक है, n चरण है तो 15वां चरण निकाल रहा हूं मैं, n चरण ये है तो 15वां चरण n की जगह पे 15 आ जाएगा, 6 प्लस में 15 -1 इंटू में 5, तो ये 6 प्लस में 5 में से 1 गया 14, 14 पंजे 70, और ये हो जाएगा 76, मतलब 76 तिल्लियों की जरूरत पड़ेगी भाई। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या 200 तिल्लियों में इस पैटर्न का कोई चरण बनाया जा सकता है। अगर मेरे पास 200 तिल्ली है तो क्या मेरे पास कोई पैटर्न बन जाएगा या फिर नहीं बनेगा। देखो पैटर्न कब बनेगा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ 200 तिल्लियों को के साथ, तो अगर मेरा लास्ट में जाके n की वैल्यू कोई नंबर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, तो बनेगा। अगर वो बटे में आ जाए या पॉइंट में आ जाए तो नहीं बनेगा, क्योंकि तिल्लियां हमें आधी यूज नहीं करनी है। n का मतलब हो जाएगा कि तिल्लियां आधी यूज हो रही है या फिर बटे में, मतलब पॉइंट में यूज हो रही है, कुछ ही तिल्लियों का एक टुकड़ा यूज हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा का पूरा आंसर आना चाहिए। तो चेक करते हैं, टोटल तिल्लियां मुझे पता है, ठीक है, तो टोटल तिल्लियों मुझे लेट कर लेता हूं कि टोटल तिल्लियां मेरे पास 200 है। ठीक है, पहली तिल्ली n-1, और हमें हर बार 5 किलो की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ से n का मान निकालना है, पहले 6 को इधर लेकर आएंगे, 6 इधर जाएगा, 200 माइनस में 6 आ गया 194, बटे में आ जाएगा 5,
n-1 काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 के 15, 5 अट्ठे 40, पॉइंट 5 अट्ठे 40, कुछ ऐसा आ रहा है। तो n इक्वल टू 38.8 प्लस का 1 जो कि 39.8 आएगा। तो नहीं, 200 तिल्लियों में हमारा कोई भी चरण पूरा नहीं होगा। नहीं, 200 तिल्लियों में हमारा कोई चरण पूरा नहीं होगा। तो 200 तिल्लियों में हमारा कोई चरण पूरा नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में आ गया। ठीक है, तिल्लियां पूरी इस्तेमाल नहीं हुई, तिल्लियों के कुछ टुकड़े की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। मान लीजिए px और qx दो रेखिक बहुपद है। ठीक है जी, px और qx हमें दो रेखिक बहुपद दे रखे हैं, px qx। px का ग्राफ बिंदु 2, 3, 6, 11 से होकर गुजरता है। ठीक है जी, दो कोई px का जो ग्राफ है, जो px का ग्राफ बन रहा है माय डियर, ध्यान देंगे जो वो है, वो जो गुजर रहा है वो दो, कोई पॉइंट होगा 2, 3 से और कोई पॉइंट होगा 6, 11 से गुजर रहा है। ठीक है, सवाल ने पहले ही बता दिया है हमें। तो qx का ग्राफ बिंदु 4, -1 से होकर गुजरता है और qx जो है वो 4, -1 से होकर गुजरता है। ठीक है, qx का ग्राफ px के ग्राफ के समांतर है। ओके, ठीक है, तो ये हमें बताना है। बहुपद px और qx ज्ञात करना है, px और qx भी ज्ञात करना है। साथ ही वे निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ये रेखा x अक्ष को काटती है और x अक्ष पे ये जहां काट रही है वो पॉइंट भी बताने हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। तो काफी सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो याद रखना है भाई आपको, यहाँ पर आपके लिए कुछ नया आ गया है। वो नया पता है क्या है? देखो, जब दो पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है, px 2, 3 और 6, 11 से गुजर रहा है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, जो इसका ढलान है वो 2, 3 भी है और 6, 3 का भी है। मतलब दोनों के दोनों एक ही पॉइंट पे है, तो एक ही ढलान से दोनों गुजर रहे हैं, एक ही स्लोप से गुजर रहे हैं। तो जब दो पॉइंट से हमें स्लोप निकालना हो, क्या बोला मैंने? दो बिंदुओं से स्लोप, जब दो बिंदुओं से स्लोप निकालना हो तो उसको वैसे तो हम देखो m कहते हैं। ठीक है, स्लोप को हमेशा हम m कहते हैं, पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यहाँ पर स्लोप a है, यहाँ पर स्लोप c है, क्योंकि ये x के साथ जो होता है वो स्लोप होता है, पर होता फाइनली हमारा m है, तो हम m ले लेते हैं अभी। और फॉर्मूला होता है y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला है। ठीक है, y2 माइनस में y1, तो ये हमारा ये y1 है, ये y2 है, ये x1 है, ये x2 है। तो फॉर्म इसमें वैल्यू पुट करेंगे, हमारा डायरेक्ट एक स्लोप निकल जाएगा। और ये स्लोप हमारे q में भी काम आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों पैरेलल हैं। अगर दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो इनका जो स्लोप होगा, मतलब a और c बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दो समांतर लाइनों के स्लोप हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन काफी सारी हो सकती है क्योंकि नई नई बातें बहुत सारी आ रही हैं। आप इन सब चीजों को ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, स्लोप के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास px और qx है, तो आइए पहले हम px और qx को लिख लेते हैं। px है हमारे पास ax प्लस में b और qx है हमारे पास cx प्लस में d। ठीक है, ये जो निकल रहा है, मतलब जो px है, px का ग्राफ 2, 3 और 6, 11 से निकल रहा है। 2, 3 और 6, 11, 2, 3 और 6, 11 से होकर गुजरता है। जबकि जो qx है, qx 4, -1 से गुजरता है, 4, -1 से गुजरता है। ठीक है बच्चे, तो ये चीज हमें गिवन दे रखी है। अब मैंने क्या बताया कि अगर मुझे इसके दो पॉइंट्स पता है तो मैं स्लोप ऑफ px का स्लोप निकाल रहा हूं मैं। ठीक है, ढलान px का ढलान क्या हो जाएगा? y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। जब दो बिंदु में पता हो तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। 11 हमारा y2 है, y1 हमारा 3 है, तो 11 में से 3 गया बटे में 6 में से 2, x2 माइनस में x1, ये आ जाएगा मेरा 11 में 3 गया 8, 4 कट गया 2, ये मेरा 2 आ गया। ठीक है, ये हमारा स्लोप है। ठीक है, स्लोप 2 आ गया। और सवाल ने कहा था कि qx का ग्राफ px ग्राफ के समांतर है, तो याद रहेगा, तो हमें याद रखना है px का ग्राफ qx के समांतर है। जब px का ग्राफ qx के समांतर है तो px का स्लोप और qx का स्लोप बराबर हो जाएगा। तो मतलब a और c, ये हमारा स्लोप होता है, याद करो मैंने पढ़ाया था पार्ट 1 में। तो a
बराबर सी हो जाएगा और स्लोप मेरा 2 है तो ये दोनों ही 2 के बराबर हो जाएंगे, मतलब ए भी हमारा 2 है और सी भी हमारा 2 है। तो ए और सी तो हमने निकल गया भाई, ठीक है। स्लोप की जरूरत पड़ती है, ये दोनों हमारा स्लोप होता है जो हमें ढलान बताता है। अब हमें जरूरत है बी और डी निकालने की। तो बी और डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों में से कोई एक पॉइंट, ये हमारा एक्स वाई है, ये भी हमारा एक्स वाई है, तो पी एक्स के लिए ये वाली वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी निकल जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स है मेरा ए एक्स प्लस में बी। अगर मैं 2 और 3 से सॉल्व करूं तो x है मेरा 2, y है मेरा 3 और a है मेरा 2। मैंने आपको बताया था कि ये पूरा का पूरा हमारा होता है y, तो y की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है, बच गया b। तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3, 2 दूनी 4 वहां चला जाएगा माइनस का, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 4, b निकाल लिया हमने। अब देखो यहाँ पे जो हमारा क्यू एक्स है, क्यू एक्स है हमारा सी एक्स प्लस में डी, ठीक है। अब इस कंडीशन में एक्स की वैल्यू है मेरे पास 4, y की वैल्यू है मेरे पास -1 और ये c है हमारा, इस बार c की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये जो है ये y है, ठीक है। यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे -1, c की वैल्यू पुट करेंगे 2, x की वैल्यू पुट करेंगे 4 प्लस में d आ जाएगा। d को इधर रखते हैं, यहाँ -1 है, 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा माइनस का, d का मान आ जाएगा हमारा -9। तो a का मान आ गया हमारे पास 2, b का मान आ गया हमारे पास -4, c का मान आ गया 2 और d का मान आ गया -9। तो ABCD हमने निकाल लिए हैं। सवाल ने क्या पूछा था हमसे, सवाल ने पूछा था बहुपद PX और QX ज्ञात कीजिए। सवाल ने क्या पूछा था हमसे, सवाल ने पूछा था PX और QX ज्ञात कीजिए। तो PX और QX क्या हो जाएगा हमारा, मैं यहां पे लिख रहा हूं P X, A है, A की वैल्यू 2 है, X प्लस में B की वैल्यू है -4, PX हो गया। QX क्या है, CX, C क्या है हमारा 2 x और d है हमारा -9। याद रखना p और q समांतर थे इसलिए इनका स्लोप बराबर है, ठीक है। p और q, px और qx हमने निकाल लिया। सवाल ने पूछा साथ ही साथ वे निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ये रेखाएं x अक्ष को काटती, तो x अक्ष पे काट रही है, ये बात याद रखनी है आपको। x अक्ष पर काटने वाला बिंदु, x अक्ष पे काटने वाला बिंदु x और 0 होता है, मतलब y हमेशा ही 0 आता है। तो px से मेरा हमारा क्या आया, px हमारा आया था 2x माइनस का 4 और qx क्या आया, qx आया था 2x माइनस का 9। तो px और qx हमने लिख लिए हैं, px हमारा 2x माइनस 4 है, 2x माइनस 9x qx है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, y0 पुट करते हैं, तो हमारा x का पॉइंट आ जाएगा जहां पर x को वो काटेगा, तो 2 आ जाएगा इधर, जो कि हो जाएगा प्लस का, x हो जाएगा 4/2, कट गया 2 और x का मान आ गया हमारे पास 2। b की वैल्यू आई थी हमारे पास, सॉरी बच्चों गलतियां हो जाती थोड़ी सी, b की वैल्यू -1 है, तो b की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -1 है। तो सॉरी थोड़ी बहुत गलतियां होती रहती हैं, बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, ठीक है। तो ये हमारा 1 है, तो px है हमारे पास 2x माइनस 1 और qx है 2x माइनस 9। तो px है 2x माइनस 1 और qx है 2x माइनस 9, ठीक है। तो अब मेरे पास ये हमारा y है, y हमारा 0 है, 2x माइनस 1 इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2 और x अक्ष को काटेगा, कहाँ काटेगा, x का मान 1/2, y का मान 0, यहाँ काटेगा, ठीक है। यहाँ पर qx हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि वो y है, 2x माइनस का 9 आ जाएगा इधर, x का मान आ जाएगा 9/2, ठीक है। तो x अक्ष को काटेगा कहाँ पे, 9/2 और y का मान 0 पे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कुछ बातों को ध्यान देना कि
जब हमें वो पूछे एक्स अक्ष पर काटने वाला बिंदु, तो वहां पर एक्स पॉइंट होगा, वाई जीरो होगा, वाई जीरो पुट करना है। अगर वाई अक्ष पे बात करेगा तो एक्स को जीरो रखना है और वाई हमारा कोई बिंदु फाइंड होगा। जैसे एक्स फाइंड हुआ वैसे ही हमारा वाई फाइंड होगा जब वाई पर काटेगा तो।